अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम किंगडम फंजाई को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फंजाई के अंदर ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इन्हें एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा गया, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, हैबिटेट कहाँ पर रहते हैं, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, फंजाई क्या है? एक सेपरेट किंगडम है, यानी इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स ना तो प्लांट की तरह है ना एनिमल्स की तरह है, यानी थोड़ी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पर इन ऑर्गेनिजम्स को एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा गया। ओके, इनके अंदर फंजाई के अंदर मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, यानी जैसे प्लांट्स और एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, इसी तरीके से फंजाई भी मल्टी सेलुलर है। बट एक्सेप्शन है यीस्ट की। फंजाई के अंदर ही यीस्ट है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट की फिर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन आ गई। ओके, अब इन्हें सेपरेट किंगडम के अंदर क्यों रखा गया कि फंजाई, अगर आप देखें मशरूम की एग्जांपल ले लें तो मशरूम क्या है, प्लांट की जैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, स्टिल है, अपनी जगह पर खड़ा है, बट ये हेट्रोट्रॉफ है, यानी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। तो ये प्लांट की तरह इसकी लुक आ रही है, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर आ चुकी है, जिसकी बेस पर इन्हें प्लांट्स नहीं कंसिडर किया गया, ठीक है। और ये मूव नहीं कर सकते थे, इसकी बेस पर इन्हें एनिमल्स भी कंसिडर नहीं किया गया, इसलिए इन्हें एक सेपरेट किंगडम के अंदर डाल दिया। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक लेने का जो तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, अभी हम देखने वाले हैं। सो न्यूट्रिशन और हैबिटेट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखिए, वार्म, जहाँ पर थोड़ी गर्म इन्वायरमेंट है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और उस गर्म एनवायरनमेंट में अगर कोई नम जगह इन्हें मिलती है तो वहाँ पर ये ग्रो करते हुए आपको मिलेंगे। बट शर्त ये होगी कि वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल हो, यानी कि ये ऑर्गेनिक फूड से अपनी खुराक लेकर बड़े होंगे। यानी जहाँ पर आपको कोई एनिमल का सोर्स मिले, कोई प्लांट का सोर्स मिले, वहाँ पर ये उनके ऊपर ग्रो करेंगे। और वहाँ पर कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? वार्म होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी जो खाने पीने के अज्जा हैं उन्हें रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, ताकि वहाँ पर फंजाई ग्रो ना कर सके। जैसे आप अगर ब्रेड को देखें, डबल रोटी के ऊपर अगर उसे आप बाहर रखते हैं, गर्म एनवायरनमेंट और नम एनवायरनमेंट में रखते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती है। सो उससे बचाने के लिए आप उसे ठंडी जगह पर रखेंगे, या आप उसे सुखा भी सकते हैं। ड्राई एनवायरनमेंट होगी तो वहाँ पर भी फंजाई ग्रो नहीं करेगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें वार्म, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, और इन्हें फूड भी चाहिए जिसके ऊपर ये ग्रो करें। इसका मतलब ये है कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक मैंने ऑटोमेटिकली लिख लिया है कि ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं? बाय एब्जॉर्प्शन, यानी अपनी बॉडी के अंदर खुराक ले के एब्जॉर्ब नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि खुराक को, फूड को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करके और फिर इनटेक करते हैं। ये एक इनके अंदर एक और डिफ्रेंसिएशन आ गई, एक और करैक्टरिस्टिक आ गई जो एनिमल्स और प्लांट से थोड़ी डिफरेंट है। यानी कैसे करते हैं ये? कोई भी फूड सोर्स मिल गया इन्हें, उस फूड सोर्स के ऊपर ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्रिएट करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? उस फूड को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और वो फूड छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर उस फूड को इनकी जो रूट्स होती हैं, यानी हाइफी जिसे बोलते हैं, उसके ज़रिए ये एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। सो हेट्रोट्रॉफ्स, यानी ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो इसकी बेस पर ये 3 टाइप्स के होते हैं: डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और म्यूचुअलिस्ट। यानी मोस्टली आपको फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स मिलेंगे। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या है? ये चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल इनका एक इम्पैक्ट है हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मर जाती हैं डेड होने के बाद, ये उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उन्हें दोबारा से रिसाइकल करते हैं उन चीज़ों को, और उनके कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। यानी ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक ले रहे होते हैं। सो मोस्टली फंजाई आपको डिकम्पोजर और सेप्रोट्रॉफ्स ही मिलेंगे, यानी कि ये अपनी खुराक कहाँ से ले रहे होंगे? डेड रिमेन्स से ले रहे होंगे, चाहे वो डेड रिमेन्स प्लांट के हों, एनिमल्स के हों। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये डेड रिमेन्स से ही लें, ये लिविंग सेल से भी अपनी खुराक लेंगे, और जब ये लिविंग सेल से लेंगे तो हम इन्हें पैरासिटिक बोलेंगे। यानी ये अपनी खुराक, अपने न्यूट्रिएंट्स लिविंग सेल से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इस केस में ऐसे फंजाई को हम पैरासिटिक फंजाई कहेंगे। या अगर ये पैरासिटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर खुराक ले रहे हैं और अगर उसे नुकसान दे रहे हैं तो हम इन्हें पैथोजेनिक भी बोलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये किसी लिविंग सिस्टम से खुराक ले रहे होंगे, ये उसे इन्फेक्ट भी करेंगे, उसे नुकसान भी देंगे उसके सेल्स को, इसलिए इन्हें पैथोजेनिक भी कहा जाता है। सो सेकंड टाइप कौन सी आ गई?
पैरासिटिक और पैथोजेनिक जो डिजीज़ भी काज करते हैं और लिविंग सेल से अपनी खुराक लेते हैं। थर्ड टाइप आ गई म्यूचुअलिस्ट, जिन्हें सिम्बियोटिक भी कहा जाता है। और ये ऐसे फंजाई होते हैं जो लिविंग सेल से यानी लिविंग सेल से अपनी खुराक लेते हैं, बट उस लिविंग सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको इन्फेक्ट नहीं करते, बल्कि इन रिटर्न उसे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसे फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, इसलिए इन्हें म्यूचुअलिस्ट या सिम्बियोट्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्माइट एक ऑर्गेनिज़म है, इंसेक्ट है, उसके स्टोमक के अंदर कुछ ऐसे फंजाई मौजूद होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, उस टर्माइट क्या कर रहा है, वुड को खा रहा है, लकड़ी को खा रहा है, और ये फंजाई क्या करते हैं, उस लकड़ी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं टर्माइट की। सो इस तरीके से टर्माइट को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, और इंस्टेड उसके बदले में इन्हें एक हैबिटेट, एक एनवायरनमेंट मिल रही होती है जहाँ पर ये अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं और टर्माइट से बेनिफिट। सो इस तरीके से टर्माइट को भी बेनिफिट हो रहा होता है और इन्हें भी। इसी तरीके से जो प्लांट्स है, प्लांट्स की रूट्स के साथ कुछ ऐसे फंजाई हैं जो अटैच होते हैं, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स बदले में इन्हें इनकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स और इन्हें हैबिटेट दे रहे होते हैं। सो ये म्यूचुअलिस्ट और सिम्बियोटिक 3 टाइप के हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। डिकम्पोजर्स ये सबसे ज़्यादा तादाद में है, फिर पैरासिटिक और म्यूचुअलिस्ट ये दोनों भी मौजूद होते हैं। ओके, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि फंजाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मशरूम तो आपने देखा होगा, ये एक मशरूम है। सो इसकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंजाई जितने भी हैं वो हाइफी से मिलकर बने होते हैं। हम यीस्ट को छोड़ के बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई की बात कर रहे हैं। हाइफी क्या है, थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यानी धागेनुमा जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसे हाइफी कहा जाता है। और कोई भी जो फंजाई है वो बहुत सारे हाइफी से इस तरीके से मिलकर बना होता है। सो एक हाइफी आगे थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, सो जहाँ पर बहुत सारी हाइफी मिले उन्हें माइसीलियम कहा जाता है। सो यहाँ पर ये बहुत सारे हाइफी मिले हुए हैं, इन्हें माइसीलियम कहा जाता है। सो हाइफी डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं, कभी रूट्स की शक्ल इख्तियार किए होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, कभी स्टाक बना रहे होते हैं, डंडी बना रहे होते हैं, कभी जो कैप है मशरूम की उसके अंदर इस तरीके से फैले होते हैं और इनके एंड पर स्पोर्स बन रहे होते हैं। सो माइसीलियम क्या है, जस्ट कलेक्शन ऑफ हाइफी, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हाइफी इकट्ठे हो जाएं, या 2 या 2 से ज़्यादा हाइफी की जब हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम वर्ड माइसीलियम यूज़ करेंगे, बिकॉज माइसीलियम इज़ द कलेक्शन ऑफ हाइफी। ओके, ये तो आ गई इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम हाइफी को डिटेल से देखें तो हाइफी की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप आ जाती है सेप्टेट, दूसरी आ जाती है एसेप्टेट। सेप्टेट नाम से ज़ाहिर है कि सेप्टा यानी कुछ खाने बने होंगे, पार्ट्स बने होंगे, कंपार्टमेंट्स होंगे। सो यहाँ पर ये एक हाइफी आ गया, ठीक है, ये एक आपको हाइफी नज़र आ रहा है, दिस इज़ हाइफी। इस हाइफी को अगर आप देखें तो इसके अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यानी सेल्स बने हुए हैं। सो ये डिफरेंट सेल्स आगे, कंपार्टमेंट्स आगे, इन सेल्स को सेप्टा कहा जाता है। सो ऐसा हाइफी जिसके अंदर सेप्टा मौजूद हों उसे सेप्टेट हाइफी कहेंगे। और हाइफी की जो वाल होती है वो सेल वाल होती है और वो मिलकर बनी होती है काइटन से। काइटन एक पॉलीसैकेराइड है, जैसे प्लांट की सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इसी तरीके से फंजाई की सेल वाल काइटन से मिलकर बनी होती है। और इस काइटन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आगे हम स्टडी भी करेंगे। सेकंड टाइप का हाइफी जो आ जाता है वो एसेप्टेट आ जाता है, जिसमें यानी कि खाने नहीं बने होते और न्यूक्लियस इस तरीके से ओपन पड़े होते हैं, यानी हाइफी के अंदर न्यूक्लियस इस तरीके से पड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी फासले पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये जो हाइफी की विड्थ है ना, ये एक सेल के जितनी होती है, क्योंकि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, इसकी विड्थ बहुत पतली होती है, यानी एक सेल के जितने ये मोटे होते हैं और लंबे ये बहुत बड़े लंबे हो सकते हैं, ठीक है। और एसेप्टेट जो हाइफी होते हैं, यानी जिनके अंदर सेप्टा नहीं बना होता, उन्हें सिनोसिटिक भी कहा जाता है। तो ये तो आगे हाइफी। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि ये हाइफी को यूज़ करके अपनी खुराक कैसे ले रहे होते हैं। इसमें हम पैरासिटिक को अगर देखें तो पैरासिटिक हाइफी कैसे होते हैं, हेस्टोरिया उसका नाम दिया जाता है। हेस्टोरिया ऐसे हाइफी होते हैं जो किसी भी सेल के अंदर इंटर होते हैं। सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर हाइफी इंटर होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है हाइफी सेल के अंदर, और इस सेल को ये हाइफी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये सेल इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब सेल से खुराक लेने पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो क्या होता है, पैरासिटिक होता है, पैथोजेनिक होता है, यानी इन्फेक्शन काज कर रहा है। सो इसकी एग्जांपल आ जाती है हेस्टोरिया। इसके नतीजे में जो म्यूचुअलिस्ट होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप का हाइफी बनाते हैं, जैसे आर्बस्क्यूल्स कहा जाता है। ये हाइफी क्या करते हैं, ये सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते। जैसे ये एक एनिमल सेल है, ये इसके रेड कलर में मैंने सेल मेम्ब्रेन ड्रा कर रखी है। अगर आप देखें ये हाइफी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया है, लेकिन इसने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा नहीं है। सो सेल मेम्ब्रेन इसके अराउंड इस तरीके से घूमी हुई है। अब ये सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाहर निकलते हैं तो ये हाइफी उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रोथ करने में, और इस फंजाई की ग्रोथ होती रहती है। लेकिन इसके बरक्स
इसने सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। सो ये अर्बस्क्यूज एक एग्जांपल है ऐसे हाइफी की जो कि बेनिफिशियल या म्यूचुअलिस्ट फंजाई के अंदर मौजूद होता है, जबकि हस्टोरिया एक ऐसे हाइफी की एग्जांपल है जो कि पैरासिटिक फंजाई के अंदर मौजूद होता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।